हर पल तैयार रहना हर इम्तिहान के लिए, क्योंकि जरूरी है ये आपकी पहचान के लिए। और उतार चढ़ाव तो जिंदगी के पड़ाव है पार्थ, तुम बढ़ते रहना अपने हर एक अरमान के लिए। सो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग नाम का सब्जेक्ट। आपको पता है बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस इकोनॉमिक्स। एक और सब्जेक्ट है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। आपके कोर सब्जेक्ट 3 ही है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का मैक्सिमम पार्ट तो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही पढ़ लेते हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अलग से भी पढ़नी पड़ती है। तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट, इन दोनों ही सब्जेक्ट में मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस देने वाला हूं और आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस बार सभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स एमसीक्यू पैटर्न पे होंगे। अगर आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हो तो आपका भी एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न पे होने वाला है। अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी से हो, आपका भी एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न पे होने वाला है। अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हो, अगर आप एमजेपीआरयू से हो, अगर आप एमएसयू से हो, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप इवन सेमेस्टर में हो, तो पर्टिकुलरली आपका जो एग्जाम होगा वो एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाएगा आपसे प्रश्न। स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखेंगे, आज का जो सब्जेक्ट है हमारा उसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग शब्द सुनकर सबसे पहले आपके जहन में प्रश्न आना चाहिए कि सर अकाउंटिंग होता क्या है। फाइनेंशियल तो छोड़ दीजिए, पहले ये बताइए अकाउंटिंग क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, हम क्या पढ़ते हैं? हम बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, हम कॉर्पोरेट्स के बारे में पढ़ते हैं, जहां पे आए दिन बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं, बहुत सारे लेन देन होते रहते हैं। मतलब हम कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, किसी से उधार लेते हैं, किसी को उधार देते हैं। सो ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हम कर रहे हैं, ये जितने भी लेन देन हम कर रहे हैं, इन सभी लेन देनों को हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि हम सभी लेन देनों को याद नहीं कर सकते हैं। हमारा ह्यूमन ब्रेन इतना कैपेबल नहीं है कि डेली के अगर हमारे 10, 12, 25, 30 ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, 30-40 हजार ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, तो हम उसको याद कर ले। हाँ, पहले जो बिजनेस था वो काफी स्मॉल स्केल पे था, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के फॉर्म में बिजनेस हुआ करते थे। बिजनेस बहुत छोटे लेवल पे थे, दैट्स वाई पहले बिजनेस के ट्रांजैक्शंस की संख्या भी बहुत कम थी, तो हम उस समय ट्रांजैक्शंस को याद करके भी काम चला लेते थे। लेकिन अभी ट्रांजैक्शंस की संख्या बढ़ गई है, बिजनेस का स्केल बढ़ गया है, तो हम ट्रांजैक्शंस को मेमोराइज नहीं कर सकते। दैट्स वाई वी नीड अ प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ बुक्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अभी जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस में हो रहे हैं, उन सभी को रिकॉर्ड करने की जो कला है, उन सभी को रिकॉर्ड करने का जो विज्ञान, जो कला आप कह सकते हो, वो हम अकाउंटिंग के माध्यम से सीखते हैं। किसके माध्यम से सीखते हैं? अकाउंटिंग के माध्यम से सीखते हैं। हिंदी में जो बच्चे हिंदी मीडियम से लेखांकन के माध्यम से सीखते हैं। तो लेखांकन एक ऐसा विधि है, लेखांकन एक ऐसा, आप कह सकते हो हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो हमें बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे उनको बुक्स में अभिलेखित करना है, ये सब हम उसके माध्यम से सीखते हैं। अब हम आगे बात करें तो सबसे पहला आपका ये जो क्वेश्चन था ये क्लियर हो गया, लेकिन एक और क्वेश्चन आपके जहन में अभी आना चाहिए कि सर ये तो ठीक है, हम समझ गए अकाउंटिंग क्या होता है, लेकिन सर ये अकाउंटिंग का इतिहास क्या है, अकाउंटिंग की नीड क्या पड़ी, और अकाउंटिंग ये जो शब्द है, ये जो सब्जेक्ट है पूरा जो आज हम पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग कभी तो किसी के ख्यालों में आया होगा, कभी तो किसी ने सोचा होगा इसके बारे में, तो शख्स का नाम क्या था? तो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग के फादर कहे जाते हैं ल्यूका पैसियोली। ये वही शख्स थे जिनके ख्यालों में सबसे पहली बार अकाउंटिंग नाम का सब्जेक्ट आया था। और 1894 में, कब स्टूडेंट्स? 1894 में आपके ल्यूका पैसियोली साहब ने अकाउंटिंग को एक सब्जेक्ट बना दिया था, और इन्होंने एक इस पे किताब भी लिखी थी। कब लिखी थी? 1894 में। अब एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि चलिए ठीक है, ल्यूका पैसियोली साहब ने अकाउंटिंग का इजाद किया, अब इनके नाम से ये तो समझ में आ रहा है कि हिंदुस्तान के नहीं है, तो है किस देश के, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ल्यूका पैसियोली इटालियन मैथमेटिशियन थे, मतलब इटली के गणितज्ञ थे। सो मैथमेटिक्स से इनका पेट नहीं भर रहा था, तो इन्होंने क्या किया? अकाउंटिंग नाम के सब्जेक्ट का इजाद कर दिया, उसको जन्म दे दिया। ठीक है, अब ये जो ल्यूका पैसियोली साहब है यही नहीं रुके, इन्होंने कहा कि हम एक और कंसेप्ट देंगे, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। सो दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम के फादर कौन है, तो वो भी कौन है बताओ?
ल्यूका पेसियोली, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन बने कि अकाउंटिंग के फादर कौन है, तो वो भी आपके ल्यूका पेसियोली जी है। ठीक है, चलिए हम जो भी पढ़ाई करेंगे स्टूडेंट्स वो क्वेश्चंस के हिसाब से करेंगे। कंसेप्ट तो हमें समझना ही है, बट हमें ये भी देखना है कि हमारा एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछ सकता है। सो लेक्चर के दौरान हम क्वेश्चंस के फॉर्मेट में भी आपसे बात करेंगे और कंसेप्ट के फॉर्मेट में भी हम बात करेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चीजों को कैच करते हो। चलिए स्टूडेंट्स, हमारा सबसे पहला चैप्टर जो था उसका नाम था फादर ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशन इन इंडिया, जो अभी हमने इस पीडीएफ में नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है? क्योंकि वो चैप्टर 2 पेज का ही है, उसके लिए प्रॉपर पीडीएफ बनाना, उसके लिए प्रॉपर लेक्चर रिकॉर्ड करना, इट इज कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज उससे क्वेश्चंस आते हैं 1 से 2 नंबर के। तो हम उस चैप्टर को भी इसी लेक्चर में देखेंगे और फिर हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो उसका नाम है स्टूडेंट्स फादर ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशन इन इंडिया। मतलब ये तो हमने देख लिया कि पूरे विश्व का जो अकाउंटिंग है वो 1894 में स्टार्ट किया गया ल्यूका पेसियोली साहब के द्वारा। बट व्हाट अबाउट इंडिया? क्या इंडिया में भी कभी किसी ने अकाउंटिंग प्रोफेशन के बारे में सोचा था? तो बिल्कुल सोचा था। साहब का नाम था श्री कल्याण सुब्रमण्य अय्यर। मैं समझ सकता हूं इनका नाम सुन के आपको धमाल मूवी का वो नाम याद आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको याद तो करना पड़ेगा। श्री कल्याण सुब्रमण्य अय्यर, फादर ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशन इन इंडिया। हिंदुस्तान में लेखांकन पेशा के जनक माने जाते हैं श्री कल्याण सुब्रमण्य अय्यर। और यह भी याद रखिएगा इनका जन्म जो हुआ था वो 1859 में हुआ था, 1859 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1940 1940 में हो गई थी। वैसे जन्म मृत्यु से क्वेश्चन तो कम आने का चांस है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में कि फादर ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशन इन इंडिया कौन माने जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि बताइए श्री कल्याण सुब्रमण्य अय्यर साहब ने अपनी प्रैक्टिस कब स्टार्ट की और कहां स्टार्ट की? तो याद रखिएगा हमारे श्री कल्याण सुब्रमण्य अय्यर साहब ने अकाउंटिंग प्रोफेशन का प्रैक्टिस स्टार्ट किया था। जो आज हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की प्रैक्टिस देखते हैं, हम कंपनी सेक्रेटरीज की प्रैक्टिस देखते हैं, वैसे उस समय उन्होंने अपना अकाउंटिंग फील्ड में प्रैक्टिस स्टार्ट किया था 1897 में। और कहां पे स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स? कालीकट में। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि आपके श्री कल्याण सुब्रमण्य अय्यर साहब ने अपनी अकाउंटिंग प्रोफेशन की प्रैक्टिस कहां स्टार्ट की थी और कब स्टार्ट की थी। ये भी हो गया हमारा। इसके साथ साथ आपके कल्याण सुब्रमण्य अय्यर साहब ने किताब भी लिखी थी। किताब का नाम था द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बुक कीपिंग। आई होप आप लोग इन चीजों को नोट कर रहे होंगे साथ में। तो एक किताब लिखी थी इन्होंने, एक बुक लिखी थी, बुक इनकी पब्लिश हुई थी। क्या नाम था बुक का? द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बुक कीपिंग। The principles and practice of bookkeeping। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, बुक कीपिंग। बी के मतलब बुक कीपिंग। ठीक है, चलिए सो ये था हमारे श्री कल्याण सुब्रमण्य अय्यर साहब के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको जानना जरूरी है, जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड चैप्टर, जिसका हमने थोड़ा सा आइडिया आपको ऑलरेडी दे दिया है। सेकेंड चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक जो आज हमें सीखना है वो है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, यानी लेखांकन का तात्पर्य क्या होता है। तो सबको बता दिया गया लेखांकन का तात्पर्य क्या है। बिजनेस में हो रहे ट्रांजैक्शंस, व्यवसाय में हो रहे सभी लेन देन को अभिलेखित करना, इसका जो विधि बनाया गया है, अभिलेखित करने की जो विधि बनाई गई है, उस विधि को ही हम अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन के नाम से जानते हैं। देखते हैं। The language of a business is accounting. Accounting refers to the actual process of preparing and presenting the accounts. कितना इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है, ध्यान से देखिएगा। The language of business is accounting. जैसे हमारी लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश है, भोजपुरी है, मद्रासी है, ठीक है, वैसे ही बिजनेस की लैंग्वेज क्या है? अकाउंटिंग। मतलब अगर हम बिजनेस में कोई बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे? अकाउंटिंग के टर्म्स में बात करेंगे। जैसे एसेट्स, एसेट इज एन अकाउंटिंग टर्म, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, इनकम। तो हमारा जो बिजनेस का भाषा होता है वही क्या होता है? अकाउंटिंग होता है। अकाउंटिंग रेफर्स टू द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द अकाउंट्स। अब देखो कितना सिंपल सा डिफिनेशन दिया गया कि अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अकाउंट्स को प्रिपेयर और प्रेजेंट करते हैं। द वर्क ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर द वर्क ऑफ बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटिंग तब शुरू होता है जब बुक कीपिंग खत्म होता है। अब आपके दिमाग में तो अभी तक गया ही नहीं कि सर बुक कीपिंग क्या होता है।
तो चलिए अभी हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं प्रॉपर अकाउंटिंग होती कैसे है, क्योंकि आपका बुक जिस तरीके से आपको पढ़ाएगा हो सकता है आपको वो पैटर्न समझ में ना आए, लेकिन मैं आपको सबसे पहले अकाउंटिंग के बारे में एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं एक एग्जांपल के जरिए। फॉर एग्जांपल, एक राम नाम का व्यक्ति है जिसको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। उसको बिजनेस का नाम है राम एंड सन्स लिमिटेड, ठीक है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी उन्होंने स्टार्ट की। अब उनके बिजनेस में रोज ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, रोज वो कोई सामान खरीदता है, कोई सामान बेचता है, तो जो भी वो ट्रांजेक्शन रोज करता है ना उसको एक बुक्स में लिख लेता है, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन वो रोज करता है उसको एक किताब में लिख लेता है। अब इस किताब में ट्रांजेक्शन्स को लिखने की प्रक्रिया को हम कहते हैं बुक कीपिंग। लेकिन इन ट्रांजेक्शन्स को बस लिख के हमें कुछ नहीं हासिल होने वाला है। इन ट्रांजेक्शन्स को लिख के हमें यह नहीं पता चलने वाला है कि हमें इस लेन देन से फायदा हो रहा है, नफा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। दैट्स वाई हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और हम उन ट्रांजेक्शन्स को समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा इस ट्रांजेक्शन से कितना मुनाफा या कितना नुकसान हुआ है। और ये जो आपका इस ट्रांजेक्शन को एनालाइज इंटरप्रेट करने की जो पूरी प्रक्रिया है इसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। लेकिन केवल ट्रांजेक्शन को किताबों में लिख देने की प्रक्रिया को हम बुक कीपिंग कहते हैं। नाम ही है इसका बुक कीपिंग, पुस्त पालन, मतलब कि बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को सीधा सीधा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख देना, रिकॉर्ड कर देना, दैट्स इट। इसके बाद बुक कीपिंग का काम खत्म। जहां बुक कीपिंग का काम खत्म हुआ, ट्रांजेक्शन्स को लिख के बुक कीपिंग का काम खत्म हो गया, इसके तुरंत बाद आपका अकाउंटिंग का काम स्टार्ट होता है और अकाउंटिंग एनालिसिस करना स्टार्ट करता है, इंटरप्रेट करना स्टार्ट करता है ट्रांजेक्शन्स का, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग जब शुरू होता है वहीं बुक कीपिंग खत्म होता है। मतलब बुक कीपिंग जब खत्म होगा तो अकाउंटिंग शुरू होगा। चलिए, अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन अ केयरफुल एंड एफिशिएंट बुक कीपिंग सिस्टम। मतलब जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग के लिए बुक कीपिंग होता है आधार। अगर बुक कीपिंग सही नहीं है तो अकाउंटिंग भी सही नहीं होगी। मतलब अगर बुक कीपिंग करते समय आपने ट्रांजैक्शंस का अमाउंट गलत लिखा है तो अकाउंटिंग में रिजल्ट भी, आपका प्रॉफिट या लॉस भी गलत आएगा। मतलब आपको अकाउंटिंग करने से पहले बुक कीपिंग को सही तरीके से करना होगा, तब जाके आपका अकाउंटिंग का रिजल्ट भी अच्छे से आएगा। Now accounting refers to the process of preparing and presenting the accounts in a scientific and systematic manner in the shape of final account. अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग में हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। कैसे प्रिपेयर प्रेजेंट करते हैं? साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मैनर में। साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक तरीके से। वैज्ञानिक मतलब आपके अकाउंटिंग का एक प्रॉपर स्टेप बनाया गया है कि आपको अकाउंटिंग ऐसे ही करनी है। ऐसा नहीं है कि मेरा मन किया कि अकाउंटिंग चलो कुछ और तरीके से करते हैं, तो आपको ऐसा अलाउड नहीं है कि आप किसी और तरीके से जैसा मन करे वैसे अकाउंटिंग करोगे। आपको जो प्रॉपर प्रोसीजर बताया गया अकाउंटिंग का, यू हैव टू फॉलो दैट प्रोसीजर। और उसके बाद हमें क्या मिलता है? फाइनल अकाउंट्स, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट कहते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग का डिफिनीशन क्या है? तो भाई देखो, अकाउंटिंग के डिफिनीशन की अगर हम बात करते हैं तो डिफिनीशन एक व्यक्ति का, एक पर्टिकुलर फिलोसफर का, एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट का ओपिनियन होता है। कोई भी डिफिनीशन जनरली परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि सभी लोग अलग अलग बात कह रहे होते हैं। सो हमें क्या करना है? हर एक डिफिनीशन में से कुछ चीजें निकालनी है और एक परफेक्ट डिफिनीशन खुद से बनाना है। देखते हैं पहला डिफिनीशन क्या कहता है। यहाँ पे वही बात लिखी गई जो हमने बोला है, अकाउंटिंग हैज बीन डिफाइंड इन डिफरेंट वेज बाय डिफरेंट अथॉरिटीज। मतलब अलग अलग अथॉरिटीज और अलग अलग फिलोसफर्स ने अकाउंटिंग को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। सबसे पहला डिफिनीशन देखिए किसका है? आर.एन. एंथोनी साहब का है। आर.एन. एंथोनी साहब क्या कहते हैं? देखो, अकाउंटिंग इज अ मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। क्या कहा गया है? कि बिजनेस के बारे में सूचनाओं को इकट्ठा करना, उनको समराइज करना, उनको एनालाइज करना और उनको रिपोर्ट करना। किस टर्म्स में? इसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं। मतलब आर.एन. एंथोनी साहब के हिसाब से बिजनेस में जो भी सूचना है, आप पहले बिजनेस की सूचनाओं को इकट्ठा करिए, उनको समराइज करिए, उनको एनालाइज करिए और उनको रिपोर्ट करिए। बस इसी पूरी प्रक्रिया को हम अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन कहते हैं, अकॉर्डिंग टू आर.एन. एंथोनी। एग्जाम में वैसे डिफिनेशंस पे क्वेश्चन आने की संभावना कम होती है, लेकिन आ सकता है फिर भी।
आप याद रख सकते हैं कि आर एन एंथोनी साहब ने इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस की बात की थी। ये कीवर्ड आप याद रख सकते हो, जिससे आपको जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो आप कीवर्ड से याद कर पाओगे। और भी डिफिनेशंस हैं, इसमें से कोई इंपॉर्टेंट डिफिनेशन जो मुझे दिखेगा तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, AICPA का डिफिनेशन होता है, चलो कोई बात नहीं। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, AAA, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, AAA का फुल फॉर्म क्या है बताइए? अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। कब दिया गया था डिफिनेशन? क्या कहा गया? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजंस बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंट। अब देखो, इन्होंने एक अलग अप्रोच से अकाउंटिंग को डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। किसको? आर्थिक सूचनाओं को, यानी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशंस को, ताकि उन इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सही जजमेंट और सही डिसीजंस लिए जा सके। बिजनेस में अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो हम बिजनेस कर रहे हैं, इस साल हमने 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। अगर हमें ये पता है कि हम इस साल 100 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो हम अगले साल उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी डिजाइन कर पाएंगे, कुछ डिसीजंस ले पाएंगे कि चलो इस प्रोडक्ट ने हमें इस साल प्रॉफिट दिया है तो इस प्रोडक्ट पे हम और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलो इस प्रोडक्ट में हमें लॉस दिया है तो इस प्रोडक्ट पे हम और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। सो अकाउंटिंग हमारे निर्णय लेने के लिए एक आधार के तौर पे काम करता है। जब भी आप डिसीजन लोगे, अकाउंटिंग आपके लिए बेस का काम करेगा, अकाउंटिंग के जो भी इंफॉर्मेशन होंगे। नेचर ऑफ अकाउंटिंग, अब देखो यहां पे 3 टर्म्स दिए गए हैं, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। सबसे पहले अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग क्या है और बुक कीपिंग क्या है। हमें 2 चीजें पता है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग वो मेथड है, वो विधि है जिसके जरिए हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं और साथ ही साथ उन ट्रांजैक्शन से आए हुए परिणामों का हम आकलन करते हैं। बस बुक कीपिंग क्या है ये भी हमें पता है। बुक कीपिंग का मतलब बिजनेस में हो रहे ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को ही हम बुक कीपिंग कह देते हैं। लेकिन अब ये प्रश्न आ रहा है कि सर अकाउंटेंसी क्या है, लेखा शास्त्र किसे कहते हैं? तो जिस सब्जेक्ट के अंदर अकाउंटिंग और बुक कीपिंग इन दोनों का अध्ययन किया जाता है, द सब्जेक्ट अंडर विच वी स्टडी अबाउट अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? उससे छोटा कौन है? और सबसे छोटा कौन है? सो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा ब्रॉड है अकाउंटेंसी, उससे कम ब्रॉड है अकाउंटिंग और बिल्कुल नैरो है कौन सा? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का स्कोप इज वेरी नैरो, अकाउंटिंग का स्कोप इज ब्रॉडर देन बुक कीपिंग का स्कोप बट नैरोअर देन अकाउंटेंसी का स्कोप। ठीक है ना, अकाउंटेंसी का स्कोप इज वेरी ब्रॉड, मतलब सबसे ज्यादा है, ब्रॉडेस्ट आप कह सकते हो उसे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा 3 टर्म्स के बारे में जानकारी। अकाउंटेंसी किसे कहेंगे, अकाउंटिंग किसे कहेंगे और बुक कीपिंग किसे कहेंगे। अब हम आगे बढ़े इससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि आप सभी कहीं ना कहीं भटक रहे होंगे कि सर सेमेस्टर एग्जाम्स फर्स्ट सेमेस्टर के खत्म हो गए, सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स हमारे करीब आ रहे हैं। सो हमारी चिंताएं बढ़ रही हैं कि सर ये हमारा सेमेस्टर का एग्जाम जो सेकंड सेमेस्टर वाला है इस पे हम कैसे पार हो पाएंगे। तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। आपका सारथी बैच बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के लिए आप सभी के लिए पेश है ऑन टारगेट गुरुकुल ऐप। आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टारगेट गुरुकुल ऐप का लिंक दिया है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का जो सारथी बैच है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको 100% सिलेबस कवरेज मिलने वाला है। आपको मेंटोरशिप, 3 टीचर्स आपके मेंटोर के तौर पे आपके काम करने वाले हैं। आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलने वाले हैं। आपको पीवाईक्यूज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन, वो मिलने वाला है। फिर आपको डाउट सपोर्ट, जो भी हमारी टेक्निकल टीम है, अगर आपको ऐप में या फिर कंटेंट में कोई दिक्कत आ रहा है तो वो डाउट सपोर्ट देती है। साथ ही साथ आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस कोर्स में। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। और ये जो हमारा कोर्स है ये बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इन दोनों के लिए एक ही है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है
जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का सब्जेक्ट कोर्स कर रहा है, तो आपके लिए भी सेम कोर्स है। और जो बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं आपके लिए भी सेम कोर्स है। जैसा कि मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिया, अगर आपके सब्जेक्ट ये तीनों है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ये सब्जेक्ट अगर आपके हैं तो आप इस कोर्स को डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको सारी चीजें मिलने वाली है। कौन कौन पढ़ाने वाला है, तो इन तीनों टीचर से आप बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगे, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप में धुरंधर हैं, ठीक है, इनको आपने देखा है लास्ट सेमेस्टर में। सो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, इसमें हमें यह सीखना कि अकाउंटिंग प्रोफेशन है, आर्ट है, साइंस है या डिसिप्लिन है। अब इसका जजमेंट आप करेंगे, बताइए अकाउंटिंग साइंस है कि आर्ट है। तो ये चीज तो हमने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बताई थी कि जब भी कॉमर्स का कोई भी चीज पूछा जाए कि ये आर्ट है कि साइंस है, ये कला है कि विज्ञान है, तो आपको मान के चलना है कि वो क्या होगा, दोनों ही होगा। बट कॉमर्स में पढ़ाई जाने वाली कोई भी चीज एग्जैक्ट साइंस नहीं हो सकती है, कंप्लीट साइंस नहीं हो सकती है, वो इनकम्प्लीट इनएग्जैक्ट साइंस होती है। लेकिन साइंस के बहुत सारे फीचर्स उसके अंदर होंगे जरूर, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बताया गया कि अकाउंटिंग क्या एक प्रोफेशन है। देखो, इज अकाउंटिंग अ प्रोफेशन, क्या लेखांकन एक पेशा है। सो इन मॉडर्न डेज अकाउंटिंग हैज इमर्ज्ड एज अ प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बिजनेस कंसर्न। स्किल्ड अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट एटसेट्रा आर वर्किंग एज प्रोफेशनल्स वेरी सक्सेसफुली। हम अकाउंटिंग को कंप्लीट प्रोफेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन अकाउंटिंग आज आधुनिक जगत में अकाउंटिंग एक प्रोफेशन के तौर पे उभर रहा है, इमर्ज हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं जो स्किल्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो अकाउंटिंग का काम करते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो सीएज हैं, जो हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, ये लोग बहुत सक्सेसफुली इस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दिस प्रोफेशन। अगला, क्या अकाउंटिंग एक इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन है। अब तुम मुझे बताओ कि क्या अकाउंटिंग कोई भी कर सकता है। एक 6 साल के बच्चे को कहें चलो अकाउंटिंग करो, कर पाएगा? और एक अनपढ़ गवार को कहें अकाउंटिंग करो, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अकाउंटिंग नीड्स एन इंटेलेक्ट, बुद्धि की जरूरत पड़ती है। बैल लोगों से अकाउंटिंग नहीं होता है, जैसे हमारे बैल है। बाबू, तुमसे अकाउंटिंग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, अभी तो नहीं हो पाएगा, इन फ्यूचर देखेंगे। अकाउंटिंग क्या है कि इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन है। दैट मींस अकाउंटिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स। आपको याद होगा, आपने क्लास 11th में अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, लेखांकन के सिद्धांत, जिसमें आपने पढ़ा होगा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, अक्रूवल कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। तो ये जो अकाउंटिंग है ना, ये आपके कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, और जिस व्यक्ति को उन सिद्धांतों की जानकारी नहीं है वो अकाउंटिंग नहीं कर पाएगा, उसके बस का अकाउंटिंग नहीं है। तो आपके पास जानकारी होनी चाहिए, आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। It helps us in achieving our objective of maintaining proper accounts, that is to know the profitability and financial position of the business। मतलब अकाउंटिंग की मदद से हम अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब लाभप्रदता जान पाते हैं कि हमारा बिजनेस लाभ कमा रहा है कि हानि कर रहा है, और साथ ही साथ अपने बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति क्या है, हमारे बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, हमारे बिजनेस की औकात क्या है, हम ये भी जान पाते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो क्या साबित हुआ, अकाउंटिंग एक इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन है। हर कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा अकाउंटिंग नहीं कर सकता है। वी द स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स आर इंटेलेक्चुअली कैपेबल टू डू द अकाउंटिंग। अरे तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम लोग बोलोगे। चलो, अकाउंटिंग क्या एक सोशल फोर्स है, क्या एक सामाजिक बल है? देखते हैं भाई। अकाउंटिंग बियर्स the owner of the business, but these informations are also useful for other section of the society। वैसे अकाउंटिंग की जो भी सूचना होती है वो मालिक के लिए यूजफुल होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग में दी गई सूचना केवल मालिक के लिए यूजफुल होती है, ये हमारे समाज के अलग अलग सेक्शंस के लिए भी यूजफुल हो सकती है। जैसे कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानते होंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी कंपनी जो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, उसको कुछ पैसा सामाजिक कार्यों में डोनेट करना होता है, फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज पे खर्च करना होता है, ऐसा कुछ कंपल्सरी ऑब्लिगेशन अंडर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर यूजफुल फॉर, किसके लिए यूजफुल है? क्रेडिटर्स के लिए।
जो आपके बिजनेस को लोन देने वाले हैं, जो आपके बिजनेस को उधार में सामान देने वाले हैं। अगर उनको पता रहेगा कि आपका बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है कि लॉस कर रहा है, तभी तो आपको उधार दे पाएंगे। उनको आप बता ही नहीं रहे, उनको पता ही नहीं कि आपके बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो उनको विश्वास भी नहीं होगा और आपको कर्जा भी नहीं दे पाएंगे। इन्वेस्टर्स, जिनको आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो भाई इन्वेस्टर कहाँ इन्वेस्ट करता है? जब उसको पैसा बढ़ता हुआ दिखेगा कि हम 1 लाख लगा रहे हैं 2 लाख हो जाएगा, तो वही तो पैसा इन्वेस्ट करेगा। सो इन्वेस्टर के लिए जरूरी होता है, डेटर्स के लिए जरूरी होता है, पब्लिक के लिए जरूरी होता है, साथ ही साथ गवर्नमेंट के लिए जरूरी है। अब गवर्नमेंट के लिए क्यों जरूरी है? गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए ना आपसे। सो गवर्नमेंट के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि गवर्नमेंट आपसे इनकम टैक्स लेगा, आपसे जीएसटी लेगा, आपसे अलग अलग प्रकार की ड्यूटीज लेगा। तो वो डिपेंड करता है आपके बिजनेस के लेवल पे। चलिए, तो ये हो गया हमारे अकाउंटिंग के विषय में कुछ जानकारी। अकाउंटिंग क्या क्या है? तो अकाउंटिंग आर्ट है, अकाउंटिंग साइंस है, अकाउंटिंग उभरता हुआ प्रोफेशन है, इमर्जिंग प्रोफेशन है, अकाउंटिंग एक इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन है, अकाउंटिंग सोशल फोर्स भी है काफी हद तक। वैसे तो अकाउंटिंग की जानकारी केवल मालिक के लिए यूजफुल होती है, लेकिन मालिक के अलावा और भी हमारे समाज के बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनके लिए अकाउंटिंग की सूचना यूजफुल हो सकती है, जैसे कि क्रेडिटर्स के लिए हो सकती है, इन्वेस्टर्स के लिए हो सकती है, डेटर्स के लिए हो सकती है, पब्लिक के लिए हो सकती है और गवर्नमेंट के लिए भी हो सकती है। ठीक है, अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, दायरा क्या है? चलो, सबसे पहला, टू टेस्ट एंड वेरीफाई द एंट्रीज इन बुक कीपिंग। हमने जो बुक कीपिंग में जो भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया है, क्या वो ट्रांजेक्शन सही है या फिर गलत है, वो हम अकाउंटिंग में चेक करते हैं और वेरीफाई करते हैं। दूसरा, टू टेस्ट द टोटल एंड बैलेंसेज ऑफ लेजर। हमारे जो लेजर्स हम बनाते हैं, यू नो, अकाउंटिंग में क्या होता है, सबसे पहले जनरल बनाया जाता है जहां पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है सबसे पहली बार। उसके बाद ट्रांजेक्शन को जर्नल में से लेजर में ट्रांसफर किया जाता है, और जब लेजर में ट्रांसफर किया जाता है सो लेजर की बैलेंसिंग की जाती है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर है कि नहीं। कुछ बच्चे होंगे जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट वेट, धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी चीजें। तो लेजर के जो भी बैलेंसेज है उनकी टोटलिंग में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, वो भी हम टेस्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, उसको चेक करते हैं। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर भी करते हैं। अगर कोई एडजस्टमेंट करना है, मतलब कोई ट्रांजेक्शन था जो छूट गया था या फिर जिसके अमाउंट में कुछ गड़बड़ी हो गई, तो उसको एडजस्ट करते हैं और फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद कंक्लूजन निकालते हैं कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस साल का प्रॉफिट दिख रहा है या फिर लॉस दिख रहा है, और अगर कोई गलती है तो उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो ये पूरा हमारे अकाउंटिंग का स्कोप है। मतलब अकाउंटिंग में हम ये सब काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं? बुक कीपिंग की गलतियों को सुधारते हैं, चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। लेजर में अगर कोई बैलेंस में गड़बड़ी है तो उसको टेस्ट करते हैं और उसको सही करते हैं। साथ ही साथ ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, एडजस्टमेंट को डिस्क्लोज करते हैं, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं और फाइनल अकाउंट्स की मदद से बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करते हैं कि प्रॉफिट में है हम कि लॉस में है। एंड लास्ट में अगर कोई गलती हुई है ऊपर तो उसको हम रेक्टिफाई करते हैं, उसको हम सही करते हैं। ठीक है, चलिए, अब अकाउंटिंग का एडवांटेज क्या है, क्यों करें हम अकाउंटिंग, क्या फायदा है अकाउंटिंग करने का? तो बहुत सारे फायदे हैं भाई। जब आप अकाउंटिंग करते हो तो आपको पूरे बिजनेस ट्रांजैक्शंस का कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मिलता है। अकाउंटिंग की मदद से बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैजार्ड तरीके से रिकॉर्ड नहीं होते, दे आर रिकॉर्डेड इन अ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मैनर, और आपके पास संपूर्ण जानकारी होती है। तो पहला फायदा तो ये हो गया। दूसरा, जब हम बिजनेस में अकाउंटिंग करते हैं ना, तो हम बिजनेस में एक और चीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब लागत लेखांकन। जैसे हमें कोई सामान बेचना है तो सामान को बनाने में कितना खर्च लगा, उसी आधार पे हम सामान के बेचने का मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, वो हम डिटरमाइन करते हैं। तो अकाउंटिंग हमें हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइजेस को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, क्योंकि अकाउंटिंग में हम अपने बिजनेस में कॉस्ट को भी असर्टेन कर पाते हैं और कॉस्ट की मदद से हम सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर पाते हैं। तीसरा, अकाउंटिंग की मदद से हम बिजनेस की वैल्यूएशन कर पाते हैं, बिजनेस को वैल्यू कर पाते हैं कि हमारे बिजनेस का वैल्यू कितना है। लोन रेज कर पाते हैं आप। बैंक को अगर आप बैंक के पास अगर आप लोन लेने जाओगे तो बैंक आपका अकाउंट्स मांगता है कि बताओ अपने अकाउंट्स दो, देखा जाए तुम्हारा बिजनेस प्रॉफिट भी कर रहा है तो नहीं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि तुम लोन लेके जाओगे डुबा दोगे पैसा हमारा। तो आपका लोन रेज करने में भी अकाउंटिंग हेल्प करेगा। अकाउंटिंग एविडेंस के तौर पे काम करता है। अगर आपके खिलाफ कोई केस हो जाता है देन यू कैन प्रेजेंट योर अकाउंट्स एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब आप कोर्ट में एविडेंस के तौर पे अपने अकाउंट्स के ट्रांजैक्शंस को जो भी है उसको आप प्रेजेंट कर सकते हो। इन कंप्लायंस ऑफ लॉ, अकाउंटिंग हमें इसलिए भी करनी पड़ती है क्योंकि अकाउंटिंग करने के लिए कंपनीज के ऊपर ऑब्लिगेशन है।
साथ ही साथ अकाउंटिंग करने के लिए आपके ऊपर ऑब्लिगेशन, अगर आप किसी भी टैक्स के अंदर फॉल करते हो, किसी भी टैक्स ब्रैकेट में, अगर आप जीएसटी नंबर लिए आपको अकाउंटिंग करना पड़ेगा। अगर आप इनकम टैक्स में फॉल कर रहे हो आपको अकाउंटिंग करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा आपके बिजनेस का इनकम कितना है। साथ ही साथ अकाउंटिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अकाउंटिंग की मदद से हम इंटर फर्म और इंट्रा फर्म कंपेरिजन कर पाते हैं। अब आप कहेंगे सर इंटर फर्म और इंट्रा फर्म कंपेरिजन क्या होता है? इंटर फर्म कंपेरिजन का मतलब एक बिजनेस का कंपेरिजन किसी दूसरे बिजनेस से किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल टाटा का कंपेरिजन हम रिलायंस से कर रहे हैं। अब देखो दोनों ही कॉम्पिटिटर हैं, दोनों को ही एक नंबर पे आना है। कभी टाटा एक नंबर पे आता है, कभी रिलायंस एक नंबर पे आता है, कभी अडानी एक नंबर पे आता है। इनके बीच में युद्ध तो चलता ही रहता है। सो अब ये युद्ध चलता है तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों कोई एक नंबर पे आ जाता है, कैसे कोई एक नंबर पे आ जाता है भाई। क्योंकि वो अपने बिजनेस का कंपैरिजन दूसरे बिजनेस से करता है और देखता है कि हम कहां लैग कर रहे हैं, कौन सी कमी हमारे अंदर आ रही है, उस कमी को इंप्रूव करके वो आगे बढ़ता है, वो एक नंबर पे आ जाता है। फिर दूसरा वाला उसको दिक्कत होता है भाई एक नंबर पे चला गया, फिर वो कुछ कमी को इंप्रूव करता है और एक नंबर पे चला जाता है। सो इंटर फर्म कंपैरिजन से क्या होता है, हम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाते हैं, अपने बिजनेस का अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसी दूसरे बिजनेस के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के साथ तुलना करेंगे और जो कमियां हैं, जो गलतियां हम कर रहे हैं, जो गलत इन्वेस्टमेंट हमने कर रखा है उसको हम ठीक करके अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। नाउ व्हाट इज इंट्रा फर्म कंपैरिजन? इंट्रा फर्म कंपैरिजन मतलब स्वयं की तुलना स्वयं से करनी है। मतलब आज 2026 में हमारी कंपनी किस लेवल पे है और 2025 में हमारी कंपनी किस लेवल पे थी, इसका हम टाइम पीरियड के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे कि भाई 2025 में हमने इतना प्रॉफिट कमाया था, 2026 में हम इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं। सो हमारे प्रॉफिट में कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ है, इसकी मदद से हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे। दिस इज कॉल्ड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म कंपैरिजन मतलब होता है कि आप एक बिजनेस की तुलना उसी बिजनेस से कर रहे हो अलग अलग ईयर्स में, कि आप पिछले साल कितना कमा रहे थे, इस साल कितना कमा रहे हो, पिछले साल आपके इन्वेस्टमेंट साइज कितना था, पिछले साल आपके एसेट्स कितने थे, आपके लायबिलिटीज कितने थे, इस साल आपके एसेट्स लायबिलिटीज कितने, क्या उसमें कोई इंप्रूवमेंट आया या नहीं आया, ये सब कुछ आप इंट्रा फर्म कंपैरिजन से जान पाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये थी हमारे अकाउंटिंग के एडवांटेजेस। ये स्टूडेंट्स हमारा डेमो लेक्चर था आज का। डेमो लेक्चर को थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे, हो सकता है कि आपको पहला लेक्चर है तो बहुत ज्यादा आपको नहीं बताएंगे क्योंकि सब्जेक्ट भी नया है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे। सो बिल्कुल भी आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हो या कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, आपको बैच में जो भी चीज पढ़ाई जाएगी, आपको पता है लाइव क्लासेस चलती है, तो आप लाइव डाउट पूछ सकते हो कि सर ये लेजर कैसे बना, लेजर में ये डेबिट साइड कैसे आया, क्रेडिट साइड कैसे आया, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी उन सारी प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा, उन सारी प्रॉब्लम्स को का सॉल्यूशन आपको एड्रेस किया जाएगा। सो बस आपको करना क्या है, आपको सेकेंड सेमेस्टर का जो बैच है मैंने आपको बता दिया, अभी 699 का आपको बैच मिल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। और एक और चीज, आपकी जो क्लासेस है वो ऑफलाइन मोड में भी चलती है बीकॉम की, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर और बीकॉम सिक्स सेमेस्टर, सबकी ऑफलाइन क्लासेस चलती है। इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन, एंड साथ ही साथ वी आर प्रोवाइडिंग द क्लासेस फॉर सीएस ईटी एंड सीएस एग्जीक्यूटिव इन ऑफलाइन मोड। तो आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप सीएस के स्टूडेंट्स हैं तो। मिलते हैं स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे।